Medical and nurses. My name is Kirti. Today I am going to discuss about skill based MCQs, जो कि आपका MPCHO का भी रिसेंट में सिलेबस आया है। उसमें कहा गया है कि 5 नंबर के स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि स्किल बेस्ड MCQs में आएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इतना टेंशन लेने की या फिर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। स्किल बेस्ड MCQs का मतलब है कि जो आपने प्रैक्टिकल किया है हॉस्पिटल में, जो आपने पढ़ा है, तो उसमें आप किस चीज़ को, यदि आप हॉस्पिटल में इनकेस काम करते हैं तो आप किस प्रॉब्लम को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है जब भी आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो कोई भी क्लाइंट यदि आपके पास आता है, पेशेंट आता है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? उसके रेस्पिरेशन को चेक करना। यदि कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है तो उसका जो एयर में पेटेंसी है उसको क्लियर करके रखना, राइट। तो इसी तरीके से स्किल बेस्ड MCQs में ऐसे सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। 5 नंबर का जो स्किल बेस्ड MCQ सिलेबस रखा है उसमें, तो स्किल बेस्ड MCQs में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि यदि किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी जो प्रॉब्लम है उनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किस प्रॉब्लम के लिए या फिर किस डिसीज के लिए देंगे। तो यहाँ पर उसी टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन हैं जो स्किल बेस्ड हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो हमारा जो नर्सिंग का CHN है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसके पहले भी जो CHO के पेपर हुए हैं MP में, तो जो भी लोग CHO की ऑफिशियल 5 पेपर यदि परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेडिकल एंड नर्सेस हब की ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है, फ्री आपको सभी पेपर अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता दें कि सीरीज सेकंड में आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था, इन इंडिया फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 इज डिटेक्टेड इन विच स्टेट। तो भारत में पूछा था, मैंने नहीं पूछा था कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ डिटेक्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड का सभी को पता है कि COVID-19 का पहला केस पूरे विश्व में चाइना के वुहान शहर में डिटेक्ट हुआ था। बट यदि बात की जाती है कि भारत में पहला केस कहाँ पर डिटेक्ट हुआ था, भारत में पहला केस केरला की एक महिला के लिए, एक फीमेल के लिए डिटेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है B। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है कि केरला में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था COVID-19 का। और जो फर्स्ट डेथ पूछी जाती है इनके हिसाब से, तो ये तो हो गया इंडिया में पहला केस COVID-19 का कहाँ डिटेक्ट हुआ? केरल में। यदि COVID-19 के कारण पहली डेथ पूछी जाती है, पहली फैटेलिटीज पूछी जाती है, तो वो हुई थी कर्नाटक में। फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था केरल में, बट पहली डेथ है जो कोविड के कारण हुई थी भारत में, वो हुई थी कर्नाटक में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर नीड्स टू बी डन इन डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन है, क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर नीड्स टू बी डन इन डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। तो आपने किसी पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया है, तो आप थर्मामीटर को किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे? ऑप्शन में बल्ब टू स्टीम, स्टीम टू बल्ब, मिडवे बिटवीन स्टीम एंड बल्ब टू स्टीम, मिडवे बिटवीन स्टीम एंड बल्ब टू बल्ब। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टेम्परेचर चेक करने के बाद आप थर्मामीटर को किस वे में, किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे। तो आंसर बताइए, बल्ब टू स्टीम, बल्ब से स्टीम की तरफ, स्टीम टू बल्ब, और मिडवे बिटवीन स्टीम एंड बल्ब टू स्टीम, या फिर मिडवे बिटवीन स्टीम एंड बल्ब टू बल्ब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, स्टीम टू बल्ब। यहाँ पर पूछा है आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर लेने के बाद पूछा है जब आपसे, तो आपको बताना है स्टीम से बल्ब की तरफ। रहा स्टीम और रहा बल्ब, तो यहाँ से इस तरफ, इस डायरेक्शन में आप क्लीन करेंगे। यदि आपको बिफोर चेक करने के पूछा जाए, यदि आपने टेम्परेचर चेक नहीं किया है, उसके पहले पूछा जाता है, तब आप कहेंगे बल्ब टू स्टीम, बल्ब से स्टीम की तरफ। बट यदि आपसे आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर पूछते हैं तो आपको बताना स्टीम टू बल्ब। मोर क्लीन टू लेस क्लीन एरिया, ये एक यहाँ पर जो आपको पॉइंट याद रखना है कि मोर क्लीन टू लेस क्लीन एरिया, ज़्यादा साफ एरिया से कम साफ एरिया की तरफ इसको क्या करना है, हमें जो क्लीनिंग है जो करनी है थर्मामीटर की,
तो आफ्टर टेम्परेचर पूछते हैं तो स्टीम टू बल्ब, और बिफोर टेकिंग टेम्परेचर पूछते हैं तो बल्ब टू स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज, यदि किसी को चोकिंग हुआ है तो आप उसको एज अ फर्स्ट एड के तौर पर क्या ट्रीटमेंट देंगे? ऑप्शन में है ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्टिव विथ योर फिंगर्स, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, कॉल फॉर एम्बुलेंस, गिव समथिंग टू ड्रिंक। तो जब भी किसी को चोक हुआ हो तो उसको कभी कुछ भी पिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एस्पिरेट तक हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पर आपने पढ़ा होगा हेमलिच मैन्यूवर। क्या पढ़ा है कि जब भी कोई चोकिंग की प्रॉब्लम होती है सॉरी, या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंस जाता है तो आप क्या करते हैं, हेमलिच मैन्यूवर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में वो नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन को समझना होगा कि आप क्या करेंगे। आप तुरंत ना तो एम्बुलेंस यदि कॉल भी करेंगे तुरंत नहीं आ पाएगा, इतने में और ज़्यादा लेट हो जाएगा पेशेंट के लिए। तो आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। इस तरीके से इमेज से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यदि किसी को चोकिंग की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, 5 बैक ब्लोस, पहले अपना आपको एक हाथ चेस्ट पर रखना है एंड देन पीछे हथेली का जो वेस्ट पार्ट है आपका, तो वहाँ पर जो आपकी हथेली है उससे आपको क्या करना है, उससे आपको 5 शोल्डर ब्लेड है जो आपकी स्टर्नम है, इसके बीच में क्या करना है, शोल्डर ब्लेड बिटवीन द पर्सन शोल्डर ब्लेड, मतलब कि स्टर्नम के बीच का जो पार्ट है यहाँ पर आपको 5 बार है जो क्या करना है, ब्लो करना है, और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। ये क्या है, कोई चोकिंग की कंडीशन होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए एज एन फर्स्ट एड के तौर पर आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। बेंड द पर्सन फॉरवर्ड एंड गिव बैक ब्लो, तो पर्सन को क्या करना है, फॉरवर्ड आगे की तरफ क्या करना है, झुकाना है, और पीछे से आपको क्या करना है, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड के हाथ की जो हील्स है इसकी हेल्प से आपको पीछे से 5 है जो पीठ पर ब्लो करना है, मारना है। कंटिन्यू विथ बैक ब्लोज एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट, आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी देना है और साथ ही साथ बैक ब्लो भी देना है, ताकि जिस कारण से जिस रीजन से चोकिंग हुई हो वो बाहर आ जाए, थ्रो आउट हो जाए। तो ये प्रोसेस है छोटी सी जो आपको याद रखना है। इवन आप नर्सिंग से रिलेट ना भी करते हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। यदि बच्चों में पूछते हैं तो आपको इस तरीके से करना है, ले बेबी फेस डाउन ऑन योर फोरआर्म यूजिंग हील्स ऑफ वन हैंड, गिव फर्म बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। बेबीज को भी इसी तरीके से करना है, आपको बेबी को अपने हाथ पर लेना है फोरआर्म एंड देन आपको एक हाथ की जो हील है सेम उसी तरीके से, बट बेबी को फर्मली, ज़्यादा हार्डली आप ब्लो ना करें, फर्मली है जो बेबी को बैक ब्लो है जो थोड़ा जगह वही रहेगी, बट जो पोजीशन है बेबी की वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी। चेस्ट थ्रस्ट कैसे देंगे आप, ले बेबी फेस अप ऑन योर फोरआर्म, तो पहले बैक ब्लो में बेबी को आपके अपने हाथ पर उल्टा लेटाना है, चेस्ट थ्रस्ट में बेबी को अपने फेस टू फेस तरीके से फोरआर्म पर रखकर 2 fingers in the center of baby's chest and compress the breastbone 1.5 inch 5 times। तो इस तरीके से आपको बेबीज में है जो चेस्ट थ्रस्ट और बैक ब्लो इस तरीके से देना है, यदि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है तो उसको ठीक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन, यदि किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसको ब्लड रिएक्शन हो रहा है। ब्लड रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो कुछ भी ब्लड रिएक्शन होता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या लेंगे? ऑप्शन में इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द ब्लड बैंक, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, मॉनिटर द वाइटल साइंस। तो यदि किसी तरीके का ब्लड रिएक्शन होता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को तुरंत स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आप फिजिशियन को बुला सकते हैं, वाइटल साइंस चेक कर सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं, बट आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ऐसे केस में वो क्या होगी
कि ट्रांसफ्यूजन को तुरंत हमें स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 25-year-old client is admitted with the tonic-clonic seizure. Nurse knows that most common cause of tonic-clonic seizures for this age group is. तो यदि कोई 25 साल का बंदा, कोई क्लाइंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जिसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर की प्रॉब्लम है, तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि इस एज ग्रुप में, मतलब कि 25 साल की एज ग्रुप में टॉनिक क्लॉनिक सीजर का मेन रीजन क्या हो सकता है। ऑप्शन में स्ट्रोक, हेड इंजरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कंजेनाइटल डिफेक्ट इन ब्रेन। तो क्या रीजन है जो सबसे ज़्यादा हो सकता है इस एज ग्रुप में? तो 25 साल की एज में जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर है इसका मेन कारण हो सकता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर हेड इंजरी। तो आपको हेड इंजरी आता है, एक्सीडेंट आता है, तो इसका मेन रीजन रहेगा 25 साल की एज ग्रुप में। यदि आपसे मिडिल एज इंडिविजुअल पूछा जाता तब स्ट्रोक, ट्यूमर या फिर कुछ अदर इंजरी के कारण प्रॉब्लम हो सकती। यदि जिनकी लोग 65 साल या फिर उससे ज़्यादा हैं तो स्ट्रोक है जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा। तो आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी। फर्स्ट थिंग, यदि 25 साल के क्लाइंट के लिए पूछते हैं, उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? हेड इंजरी। यदि आपसे पूछते हैं कि किसी पेशेंट की एज 65 साल या फिर उससे ज़्यादा है तब उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं, तब उसका कारण क्या होगा? स्ट्रोक। यदि मिडिल एज में पूछते हैं तब उसका रीजन हो सकता है स्ट्रोक हो सकता है या फिर ट्यूमर हो सकता है या फिर किसी अदर तरीके की इंजरीज हो सकती हैं। और यदि बच्चों में पूछते हैं, इनकेस 5 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चों में यदि जो फेब्राइल सीजर्स आते हैं, यदि उनमें ओनली सीजर्स पूछते हैं तब उसका कारण क्या होगा? फीवर। तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स याद रखना है। इन्फेक्शन और फीवर के कारण बच्चों में सीजर्स और फिट्स हैं जो आने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम जाएंगे, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, हेड इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 40-year-old client has undergone spinal anesthesia. The nurse should immediately position the client in which of the following position? तो यदि किसी 40 साल का क्लाइंट है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया उसको दिया गया है, तो एज अ नर्स आप उस पेशेंट को तुरंत कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे? ऑप्शन में है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, फ्लैट इन द सुपाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो आप उस क्लाइंट को कौन सी पोजीशन देंगे? तो यदि किसी पर्सन को 35 साल का हो, 40 साल का हो, 45 ईयर का हो या फिर उससे कम का हो, यदि उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उस पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में एटलीस्ट 4 to 12 आवर तक है जो ऑपरेशन के बाद रखें, ताकि उसको क्या कर सकें हम? स्पाइनल हेडेक से बचा सकें। एक थ्योरी है जिसमें कहा गया है, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, कि लीकेज ऑफ जो CSF है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, यदि इनकेस लीक होता है पंक्चर साइट से तो हेडेक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए पेशेंट को जब भी क्या होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उस सर्जरी के 4 से 12 घंटे तक उस पेशेंट को क्या रखा जाता है? सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है। इवन उसको कोई पिलो या फिर कुछ भी ऐसे नहीं दिया जाता, ताकि उस पेशेंट को हम स्पाइनल हेडेक से है जो बचा सकें। स्पाइनल हेडेक क्यों होगा? कि जहाँ पर जो पंक्चर साइट है वहाँ से यदि CSF लीक होता है इनकेस, तो CSF लीक होने के कारण स्पाइनल हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या किया जाएगा? फ्लैट इन सुपाइन पोजीशन में रखा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ क्लाइंट इज असेस्ड यूजिंग विच मेथड। तो ये क्वेश्चन आपको अपने टिप ऑफ टंग याद रखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आता है कि किसी पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है। ऑप्शन में है GCS, स्नेलन चार्ट, ब्रैडन स्केल, लर्न ब्राउडर मेथड। तो जो कॉन्शियसनेस को चेक करना है यदि किसी पेशेंट में, तो ग्लासगो कोमा स्केल है जो मोस्टली यूज़ की जाती है। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं असेस करने के लिए। तो जो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किससे चेक करेंगे? ग्लासगो कोमा स्केल से। इसके पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं आपको। इसका टोटल स्कोर होता है 15, जिसमें 3 चीज़ें चेक की जाती हैं: आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन MPCHO का जो दिसंबर में पेपर हुआ था उसमें आया था कि कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लासगो कोमा स्केल से चेक की जाती हैं। तो वो है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स,
बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स, और इन सभी को मिला के टोटल जो स्कोरिंग की जाती है वो कितनी होती है? 15। कोमाटोस पेशेंट होते हैं उनमें जो कोमा में जाने वाले पेशेंट होते हैं उनमें जो ग्लासगो कोमा स्केल की स्कोरिंग होती है कितनी होती है? 8 या फिर उससे कम। बेस्ट रिस्पॉन्स में कितना आएगा? 15, और 8 या फिर उससे कम जाता है तो कोमाटोस, टोटली अनरिस्पॉन्सिव है तो 3। तो इस तरीके से है जो ग्लासगो कोमा स्केल में स्कोरिंग दी जाती है। आपको इसमें 4 चीज़ें याद रखनी है कि ये किसके लिए किया जाता है ग्लासगो कोमा स्केल, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए। 3 थिंग्स चेक की जाती हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटार रिस्पॉन्स, मैक्सिमम स्कोरिंग, और बेस्ट स्कोर है 15। 8 या फिर उससे कम जाता है तो कोमा में जाएगा पेशेंट। यदि लेस देन 3 जाता है या फिर 3 तक जाता है तो पेशेंट क्या? अनरिस्पॉन्सिव है, किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल्स टू बी परफॉर्म्ड बाय नर्सेज वर्किंग इन द वार्ड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन है जो एडमिनिस्ट्रेशन के 2 या 3 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो स्किल बेस्ड एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए कि आपके जो प्रायोरिटी, आप यदि हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल वर्क है जो आपको, या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, तो कोई डिसीज़ है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उस डिसीज़ में से आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे, तो वही सब आएगा आपके स्किल बेस्ड एमसीक्यूज में। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस सीएचओ के पेपर भी एक बार चेक कर लें, उतना टफ पेपर एमपी का नहीं आता है। आई होप इस बार भी इजी पेपर आए। तो द क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी, द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल्स टू बी परफॉर्म्ड बाय नर्सेज वर्किंग इन वार्ड इज कॉल्ड। तो एक नर्स के द्वारा बहुत सारे रोल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं वार्ड में, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल्स, किसी एक नर्स के द्वारा बहुत सारे काम हैं, जो बहुत सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की जा रही हैं वार्ड में, तो ये क्या कहलाएंगे? सभी कहलाते हैं स्टाफिंग। क्या कहलाएंगे? स्टाफिंग। ये क्वेश्चन एमपीसीएचओ के दिसंबर के पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर इनसेंसिबल लॉस या फिर इनविजिबल लॉस ऑफ वाटर थ्रू लंग्स। लंग्स से जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको इनविजिबल या फिर इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर कहा जाता है। तो ये कितना होता है? बॉडी के अलग अलग पार्ट से डिफरेंट होगा। मेनली सबको पता है किडनी से यूरिन एक्सक्रीट होगी, वही सबको ज़्यादातर पता होता है। बट यदि लंग्स से पूछते हैं, स्किन से पूछते हैं, तो आपको याद रखना है। तो लंग्स से पूछा है इनसेंसिबल और इनविजिबल, तो ऑप्शन में है 400 से 600 ml, 800 ml, 1000 ml या फिर 600 से 800 ml। तो इनसेंसिबल और इनविजिबल लॉस ऑफ वाटर तो लंग्स से किस तरीके से होगा? आपने सांस ली, इनहेल की, एक्सहेल की, सांस ली, सांस छोड़ी, तो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, तो इस टाइम पर कुछ जो वाटर है जो हमें दिखाई नहीं देता है, वेपर बन के उठ जाता है, तो उसमें कितना वाटर का लॉस होता है? तो ये होता है 400 से 600 ml पर डे, 400 to 600 ml पर डे। यदि आपसे स्किन का पूछते हैं तो 600 से 800 ml आपको बताना है, किडनी से पूछते हैं तो 1500 ml पर डे, स्टूल और फीकल मटेरियल से पूछते हैं तो 100 ml पर डे। तो हमारी बॉडी से जो वाटर का लॉस होता है वो इस तरीके से होता है कि किडनी से 1500 ml वाटर लॉस होता है पर डे, स्किन से 600 से 800 ml जो कि पसीने के रूप में निकलता है आपकी बॉडी से, स्टूल से 100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडल्ट एन्यूरिया रिफर्स टू यूरिन आउटपुट लेस देन। तो एन्यूरिया का मतलब होता है कि जो आप यूरिन आप पास आउट कर रहे हैं वो सही तरीके से पास आउट है, जो नहीं हो पा रही है या फिर बहुत ही कम हो रही है। तो यहाँ पर एन्यूरिया में आपको वॉल्यूम बताना है कि यूरिन आउटपुट लेस देन कितने से कम हो रही है, जिसमें आप एन्यूरिया टर्म है जो यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में 50 ml पर डे, 100 ml पर डे, 150 ml पर डे या फिर 200 ml पर डे। तो किसी भी एडल्ट में एन्यूरिया को तब कंसीडर किया जाएगा जब वो एक दिन में 100 ml या फिर उससे कम यूरिन पास आउट कर रहा हो। लेस देन 100 ml या फिर 100 ml पर डे से कम यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? एन्यूरिया। नेक्स्ट इज द सब सेंटर इज रीनेम्ड एज। सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड साइंस सेंटर, पैलिएटिव सेंटर। तो अभी सभी को पता है कि जो भी लोग सीएचओ की जो एग्ज़ाम होगा, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड,
उसको पास करेंगे देन आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको सब सेंटर या फिर कौन से सेंटर में रखा जाता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो सब सेंटर का जो रीनेम्ड है वो क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बात सब सेंटर की है हमने, तो पॉपुलेशन नॉर्म्स भी बता दूं आपको, कम्युनिटी के भी एग्जाम में आते हैं आपको। तो यदि सब सेंटर में पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछा जाता है प्लेन एरिया में, यहाँ पर प्लेन, हिली और ट्राइबल का मतलब है जो पहाड़ी एरिया है, उबड़ खाबड़ एरिया है, वो प्लेन का मतलब है कि जो सही एरिया है। तो एक सब सेंटर यदि कोई प्लेन एरिया है तो 5,000 पॉपुलेशन पे रहेगा, पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर 3,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होगा। पीएचसी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 प्लेन एरिया की पॉपुलेशन के लिए, 20,000 यदि हिली और ट्राइबल एरिया है पॉपुलेशन है तो वहाँ पर एक पीएचसी होगा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करते हैं तो यदि प्लेन एरिया है तो वहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्म्स होगा प्लेन एरिया में 1,20,000, और जो हिली ट्राइबल और पहाड़ी एरिया है वहाँ पर 80,000 पॉपुलेशन पर एक सीएचसी प्रेजेंट होगा। तो आपको बेसिक टर्म्स हैं, जब आप नर्सिंग करते हैं तभी आपको बता दिए जाते हैं, तो आप याद रखें, एग्जाम में आपके आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट इज, बिफोर बर्थ द एल्वुलाई इन अ बेबी लंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फिल्ड विथ। तो जन्म के पहले जो बेबी के लंग्स में एल्वुलाई जो थिनी पार्ट रहता है, तो एल्वुलाई में एक्सपेंड और होते हैं, फूले हुए होते हैं। तो इसमें क्या भरा होता है इसके कारण फूले हुए रहते हैं? ऑप्शन में मेकोनियम, ब्लड, फ्लूइड या फिर एयर। बिफोर बर्थ, जब बेबी कहाँ पर हो, यूट्रस में हो, मदर के यूट्रस में प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पर बेबीज के लंग्स में क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड। क्या रहता है, फ्लूइड। नेक्स्ट इज, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरसेज। तो इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो यूज किया जाएगा कोरोना वायरस को मारने के लिए? तो अभी तक ऐसा कोई भी है जो ऐसी चीजें नहीं आई हैं जिससे कोरोना वायरस को मारा जा सके, बट डिसइंफेक्टेंट पूछा है। यदि कोई सरफेस एरिया पर कोरोना वायरस चिपका हुआ है तो आप उसको कैसे मारेंगे? ऑप्शन में सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइजॉल, फिनाइल या फिर कार्बोलिक एसिड। तो कोरोना वायरस पर ना तो लाइजॉल असर करेगा, ना फिनाइल, ना ही कार्बोलिक एसिड। हमने पढ़ा है कि एचआईवी का जो वायरस है कितना भयानक वायरस है इवन, तो उसी टाइप से जो कोरोना वायरस के लिए भी रिसेंट में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है कोई भी सरफेस एरिया को क्लीन करने के लिए। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए, सोडियम हाइपोक्लोराइड। यदि आपको एचआईवी पेशेंट के लिए पूछते हैं कि यदि किसी एचआईवी पेशेंट का लिनेन है या फिर क्लॉथ्स क्लीन करने हैं तो कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे हम, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। इनमें से कौन सा है जो डीएनए वायरस है? ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस सी या फिर रोटा वायरस। तो यहाँ पर सभी आरएनए वायरस है, बट कोई एक है जो डीएनए वायरस है वो आपको बताना है। तो कोरोना वायरस क्या है, आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी आरएनए और रोटा वायरस आरएनए वायरस जो कि डायरिया का मेन रीजन है बच्चों में। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए, हेपेटाइटिस बी इज अ डीएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन इंडिया। तो भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन में 1980, 1952, 1983 या फिर 1962। तो जो पहला प्रोग्राम था भारत का नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम, वो लॉन्च हुआ था 1952 में। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी आई थिंक उस टाइम पर, तो 1952 में लॉन्च किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट इज, इफ पेशेंट हैव ट्यूबरक्लोसिस, इफ इट्स लीव अनट्रीटेड इट कैन एक्सेलरेट्स द प्रोग्रेशन ऑफ विच डिसीज। यदि किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो उसकी जो ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है यदि उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो ये किस डिसीज़ की तरफ प्रोग्रेस करेगी और कौन सी डिसीज़ हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस का एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकता है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस तो है ही डेंजरस, साथ ही साथ उससे और ज़्यादा डेंजरस कंडीशन का रूप ले ले। तो ऑप्शन में अस्थमा, एचआईवी, लेप्रोसी या फिर रूबियोला।
तो यदि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है या फिर उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो दूसरी प्रॉब्लम एक्सेलरेट होगी, क्रिएट होगी, वो क्या होगी, वो होगी HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिफाइबल डिसीज एज पर WHO अंडर IHR। तो WHO ने IHR जो लिस्ट रखी है नोटिफाइबल डिसीज में से कौन सी हैं? ऑप्शन में 3 डिसीज है मेनली, कोलेरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, प्लेग या इन्फ्लुएंजा, पोलियो, टेटनस, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग या फिर येलो फीवर। तो IHR है जो WHO में जो IHR अंडर IHR के तहत जो डिसीज रखी है वो क्या है, कोलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर। तो कोलेरा, प्लेग और जो येलो फीवर है, IHR का मतलब है यहाँ पर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो कि 1969 में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो 3 नोटिफाइबल डिसीज है वो क्या है, कोलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। इन इंडिया विच डिसीज इज रिसेंटली कंसिडर्ड द एंडेमिक डिसीज। तो हमने 3 टाइप की डिसीज पढ़ी है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। तो अभी रिसेंट में कौन सी डिसीज है जिसको एंडेमिक का नाम दर्जा है जो दिया गया है? ऑप्शन में कोविड-19, ब्लैक फंगस, फीवर या फिर डायरिया। तो मैं आपको एक हिंट कर दूं, कोविड-19 पैंडेमिक है, पहले इसको एपिडेमिक, एंडेमिक सभी नाम दिए गए, बट रिसेंट में क्या हो गई, पैंडेमिक हो गई है। तो यहाँ पर आपको एंडेमिक डिसीज बतानी है कि अभी एट प्रेजेंट में कौन सी है। आई होप गाइज आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।